मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी का सिलेबस अभी पिछले वीडियो में आपको गद्य और काव्य के विषय में बताया गया। अब पुनः आगे जो और सिलेबस में है, कहानी है, खंड काव्य है, संस्कृत खंड है और उसके बाद व्याकरण खंड है, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम ये देखा जाता है जो सिलेबस निर्धारित रहता है बहुउद्देशीय होता है। बहुत सारे उद्देश्यों को समान समझ करके, एक मान करके कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, इसलिए इन सभी को समन्वित करके ऐसा बनाया गया है, ऐसा रखा गया है बोर्ड द्वारा कि बच्चे पूर्ण रूप से सब प्रकार से, सब गतिविधियों से अवगत हो सके। जिनमें से सिलेबस के जो तीसरा पार्ट है वो कहानी का है। कहानी में सबसे पहली कहानी जो कक्षा 12 के सिलेबस में है वो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। और दूसरी जो कहानी है आपके सिलेबस में है फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने लिखा है पंचलाइट। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। और तीसरी जो कहानी है गौरापंत शिवानी ने इसको लिखी है लाठी। लाठी कहानी की लेखिका गौरापंत शिवानी जी हैं। शिवानी का पूरा नाम अगर कभी पूछा जाए तो आप लोग जरूर बताइएगा, गौरापंत शिवानी, शिवानी का पूरा नाम। बहादुर कहानी इसके बाद आती है। इस बहादुर कहानी के लेखक का नाम है महान कहानीकार अमरकांत जी हैं। इन्होंने ही बहादुर कहानी को लिखा है। इस प्रकार से ये कहानी आपको 1, 2, 3, 4 कहानी आपके सिलेबस में है, जिसमें से 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और 2 प्रकार में से एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कहानी का कोई सारांश लिखिए। 2 कहानी दे देंगे, उस 2 कहानी में से किसी एक कहानी का सारांश लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है उद्देश्य लिखिए, कहानी का मूल उद्देश्य क्या है उसको लिखिए। तो अब हम इसकी चर्चा अभी न करके पहले आपको पूरा सिलेबस हम बता देते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक की चर्चा करेंगे। खंड काव्य जो चौथा पार्ट है कक्षा 12 के सिलेबस में वो खंड काव्य है। खंड काव्य में जो प्रतापगढ़ जनपद है, इस प्रतापगढ़ जनपद में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है प्रतापगढ़ जिले में, ऐसे वे सभी बच्चे पंडित द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित सत्य की जीत का अध्ययन करेंगे। बोर्ड परीक्षा में 8-10 ऑप्शन आते हैं और उस 8-10 ऑप्शन में से आपको किसी को नहीं छूना है, सिर्फ उसमें आपको ढूंढना है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं तो सीधे वो सत्य की जीत ढूंढेंगे। और दूसरी बात यह है, दूसरा जो है आलोक वृत्त खंड काव्य है। इसके लेखक का नाम है गुलाब खंडेलवाल। ये जो गुलाब खंडेलवाल जी हैं महाकवि हैं और इन्होंने लिखा है आलोक वृत्त खंड काव्य। ये चलता है प्रयागराज जिले में। अब क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं प्रयागराज और प्रतापगढ़ दोनों से बिलोंग करता हूं और मुझसे दोनों डिस्ट्रिक्ट के बच्चे मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं दोनों की चर्चा थोड़ा सा कर देता हूं। सत्य की जीत जो खंड काव्य है, इस खंड काव्य में द्रौपदी के केश घर्षण चीरहरण का वर्णन किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। उसकी विशद व्याख्या पंडित द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने किया है। और यहाँ पर जो दूसरा है प्रयागराज के लिए वो आलोक वृत्त खंड काव्य है। आलोक वृत्त खंड काव्य गांधी जी के चरित्र के ऊपर लिखा गया है। गांधी जी का जो पूरा चरित्र है उस चरित्र में प्रकाश डालते हुए गुलाब खंडेलवाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसको वर्णन किया है। अब अगला जो टॉपिक आता है पार्ट 3 कहानी था, पार्ट 4 जो है वो खंड काव्य था और 5 जो है वो संस्कृत खंड है। और हिंदी के साथ साथ सभी बच्चों को संस्कृत का भी अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान नहीं होने से उसको अच्छी प्रकार से हिंदी नहीं आ सकती है। इसलिए हिंदी
के साथ संस्कृत अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें पहला पाठ आपके सिलेबस में भोजस औदार्यम है। राजा भोज, धारा नगरी के राजा थे भोज, उनकी उदारता, उनकी जो उदारता है और उनके जो स्वभाव है, उनका जो चरित्र है, उसको इसमें दर्शाया गया है भोजस औदार्यम में। तथा दूसरा चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसमें याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी, इन दोनों में आपस में थोड़ा सा कुछ कहा सुनी होती है, जिसके कारण से याज्ञवल्क्य जी यहाँ से इस स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर प्रवेश करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। तो अब ये विचार कर रहे हैं कि हम इसको बांट दें दोनों पत्नियों को और यहाँ पर ये लोग अच्छे से रहे। तो उनकी जो पत्नी कात्यायनी है वो तो राजी हो जाती है, लेकिन मैत्रेयी जो है वो राजी नहीं होती है। वो कहती है कि जिससे जो है मुझको ज्ञान ना हो वो मैं लेकर करूंगी क्या। ऐसा हमारे कठोपनिषद में भी कहा गया है, नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, धन से मनुष्य को संतृप्त नहीं किया जा सकता है। आत्मज्ञ है वो सर्वज्ञ, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। जो अपने आप को, अपने आत्म तत्व को जान लेता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अगला चैप्टर है संस्कृत भाषा महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृत जो है, हमारी संस्कृति जो है वो संस्कारों में पली हुई है। और संस्कृत भाषा जो है इसका जो महत्व है, इसकी जो उपयोगिता है, वो आज भी ऋषि मुनियों के जो प्राचीन काल के उपदेश हैं वो लोग देते बताते चले आ रहे हैं। उसकी महिमा का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। इसके बाद वाला चैप्टर जो है वो जातक कथा है। जातक कथा, जातक कथा का मतलब होता है पशु पक्षियों की कहानी, पशुओं की पक्षियों के माध्यम से कहानी सुना करके बच्चों को पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट उत्पन्न करना ही मूल उद्देश्य जातक कथा का रहा है। नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा है और उसी हितोपदेश से ये छोटा सा अंश लिया गया है जातक कथा। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो सुभाषित रत्नानी है। सुभाषित रत्नानी अब बच्चे अक्सर इसी में गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि कक्षा 9 और 10 में वो सुभाषितानी पढ़े हुए हैं। अब कक्षा 12 में पहुंचे तो सुभाषितानी ही पाठ करना लिख देते हैं संदर्भ में। अगर जब संदर्भ में सुभाषितानी लिख देते हैं तो वहीं पर उन बच्चों का नंबर जो 2 नंबर मिलना है संदर्भ में वो 2 नंबर लेस हो जाता है, कम हो जाता है, कट जाता है। इसलिए इसका विशेष ख्याल रखें कि सुभाषित रत्नानी पाठ है। इसका मतलब ये होता है सुंदर वचन रूपी रत्न, सुंदर रत्न रूपी वचन। ऐसे वे वचन जो कहने में भी अच्छा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे, जो भी सुने उसके मन को शीतलता मिले। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपम शीतल होए। मतलब कि इस प्रकार की भाषा बोलिए, इस प्रकार की वाणी बोलिए कि आपको तो अपने आप को शीतलता मिलेगी, अगला जो व्यक्ति है वो भी शीतल हो जाए, वो भी अच्छा हो जाए, अपने आप को रिलैक्स महसूस करे। अगला चैप्टर उसके बाद है महामना मालवीय। महामना मालवीय, अब आप लोग जानते होंगे ये जो बगल में एक प्रयागराज के बगल एक डिस्ट्रिक्ट है बनारस या काशी। अब उस काशी में एक विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, जिसको BHU के नाम से जानते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अब ये हमारे देश के महान विभूतियों में से एक, इनकी गणना बड़े बड़े महापुरुषों में, बड़े बड़े मनीषियों में, बड़े वकीलों में, बड़े श्रेष्ठ अध्यापकों में की जाती है। और इसके बाद अगला चैप्टर जो संस्कृत खंड
काव्य का है वो सीधे पंचशील सिद्धांत का है। पंचशील सिद्धांत जिससे भारत और चीन की जो मैत्री हुई थी, पूरा काल में जो मैत्री हुई थी, उस समय में इस पंचशील सिद्धांत को ही ध्यान में रख करके समझौता किया गया था। जब हमारे नेहरू महोदय जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, उससे जो समझौता हुआ था वो चीनी भाषा और किसी भाषा में ना होकर के सीधे बौद्ध भाषा जो है, महात्मा बुद्ध की जो भाषा है, प्राकृत भाषा, उस भाषा में ला करके सीधे, क्योंकि बौद्ध धर्म में दोनों लोग निष्ठा रखते थे, आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत में कम नहीं थे और चीन तो पूरा मानता ही है, इसलिए इन्हीं दोनों को जोड़ करके ही बौद्ध धर्म के अनुसार पंचशील सिद्धांत बनाए गए। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत बताए गए हैं और इनका वर्णन उस पाठ के अंतर्गत किया गया है। ये हुआ 5 खंड हुआ। अब छठा जो पाठ है या छठा जो खंड है वो आपके यहाँ सिलेबस में व्याकरण का आता है। व्याकरण का जो सिलेबस आता है, इस व्याकरण में आपको इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर सामने आपको एक दिखा दिया है, रस, छंद, अलंकार, तीनों एक साथ दिखा दिया है। अब हम एक एक का बता देते हैं कि रस में कितने हैं, छंद में कितने पढ़ने हैं, अलंकार में आपको कितना पढ़ना है। तो जो रस है, रसस्यते असौ इति रसः, जिसे चखा जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, वही रस है। अब कहते हैं कि रस तो कई प्रकार के होते हैं। हाँ, होते हैं कई प्रकार के। अब ये जो घरेलू होते हैं कि कहते हैं गन्ने का रस, ईख का रस, ये रस, वो रस आदि तमाम तरह की बातें करते हैं, तो सब रस है, हाँ सही है। लेकिन अब जो पढ़ने वाला है, जो ये पढ़ाया जा रहा है, इसमें उस रस की चर्चा नहीं है। इसमें काव्यात्मक रसानुभूति का वर्णन किया गया है, जो अनुभूति। तो रस जो है आपको 5 पढ़ने हैं, 5 रसों को पढ़ना है। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है गीत रस और 5वां है शांत रस। ये 5 रस आपको अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा या लक्षण और इसके उदाहरण तथा स्पष्टीकरण इतना आपको तैयार करना है। सेम वही चीज आपको छंद में भी करना है। छंद में भी आपको 5 छंद भी पढ़ने हैं। पहला जो छंद है वो दोहा छंद है, दूसरा छंद है रोला छंद है, तीसरा है सोरठा छंद और चौथा है चौपाई छंद तथा 5वां छंद है कुंडलिया छंद। इस प्रकार से आपको 5 रस पढ़ने हैं और 5 छंद पढ़ने हैं तथा 5 अलंकार भी पढ़ने हैं। अलंकारों में जो 5 अलंकार हैं उसमें आपको शब्दालंकार नहीं पढ़ना है, अर्थालंकार पढ़ना है। अर्थालंकार में 5 प्रकार पढ़ना है, जिनमें से सबसे पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा है संदेह अलंकार, 5वां है भ्रांतिमान अलंकार। इन 5 अलंकारों को जैसे आपको रस में लिखना है, छंद में लिखना है, उसी प्रकार से अलंकार में लिखना है। लक्षण, उदाहरण, स्पष्टीकरण इतना करना। अब इसकी विशद चर्चा जो है हम करेंगे जब इसको पढ़ाएंगे एक टॉपिक तक। अभी हम आपको सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। संधि, अगला चैप्टर है संधि। मेल या जोड़ को संधि करते। ये देखिए, ये अलग हुआ, इसको हम विच्छेद कह दिए, अब इसको हम जोड़ देते हैं तो यह संधि बन जाता है। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा लोग आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे, तो लड़ाई झगड़ा करने के बाद यही होता था, लड़ाई झगड़ा हो गई, अब उनका विग्रह हो गया, उससे उनकी दुश्मनी हो गई। उसके बाद कभी मन में आता था कि अब इनको मिलाना है, उनको जोड़ना है, ये कार्य नहीं हो रहा है, तो जब एक पत्र लिख करके भेजा करते थे, उस पत्र में सबसे ऊपर लिखा करते थे संधि प्रस्ताव। संधि प्रस्ताव अर्थात जोड़ने का कार्य करना, जोड़ने का कार्य करना ही संधि है। अब जो संधि है कक्षा 8 तक तो आप लोगों को यह पढ़ाया गया होगा, यह
के मेल में हुए परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। ऐसे कोई भी जो वर्ण है जहां पर कोई शब्द हो उसका अंतिम अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ये दोनों मिलकर के जब किसी तीसरे अक्षर का निर्माण करते हैं तब वह संधि कहलाता है। इसमें संधि तीन प्रकार की होती है, एक स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है और तीसरी विसर्ग संधि है। जिसमें संस्कृत जो बच्चे पढ़ते होंगे 12th में, आर्ट साइड के स्टूडेंट, उन लोगों को तीन के तीनों पढ़ने हैं, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, ऐसे उन बच्चों के लिए स्वर संधि अकेले पढ़ना है। वह भी स्वर संधि का पूरा पार्ट नहीं पढ़ना, उसमें से दीर्घ, गुण, यंग, अयाग, इन 4 संधियों को पढ़ना, इसके अतिरिक्त इनको नहीं पढ़ना साइंस वालों के बच्चों। दीर्घ संधि है जिसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। गुण संधि है जिसका सूत्र होता है आद गुण। यण संधि है जिसका सूत्र होता है इको यणच, और अयाग संधि है जिसका सूत्र होता है एचो अयवा याव, एचो अयवा याव। इस प्रकार से आप ये 1 2 3 4 संधि को पढ़ना है। तथा अगला जो चैप्टर आता है वो लोकोक्ति एवं मुहावरे, लोकोक्तियां एवं मुहावरे अगला चैप्टर आता है। तो जब लोकोक्तियां की बात आती है कि लोकोक्तियां है क्या, लोगों के द्वारा कही गई जो उक्तियां होती हैं, बातें होती हैं, वो लोकोक्तियां कही जाती हैं। मुहावरे मुख से निकली हुई जो श्रेष्ठ बातें होती हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, वो मुहावरे कहलाती हैं। लोकोक्तियां जैसे अधजल डगरी छलकत जाए, मुहावरे ईद का चांद होना, मतलब कि जिस लोकोक्ति और मुहावरे को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका आप यह जानिए कि जो लोकोक्ति अथवा मुहावरे में अंतर न पहचान पा रहा हो, उसको सबसे आसान तरीका यह है कि जिसमें बड़ा ना लास्ट में हो। अगर बड़ा ना लास्ट में है तो आप तत्काल जान लीजिए वो मुहावरा है। जिसमें बड़ा ना लास्ट में ना हो, ऐसे में आप तत्काल ये समझ लीजिएगा ये लोकोक्ति है। अब लोकोक्ति का अर्थ, मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना पड़ता है 2 नंबर का। और उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द अर्थात शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह अर्धांश अर्धवाक्यांश रहेगा, जिसके लिए एक शब्द में आपको बताना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप में जिसका पति मर गया हो, विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो, उस पति को क्या कहेंगे? विधुर कहेंगे, विधुर। इस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द। जब हम अगला वीडियो बनाएंगे, व्याकरण वाला जब बनाएंगे, तो उसमें एक की विशद चर्चा करेंगे। अगला जो चैप्टर है वो आपके यहाँ है द्विअर्थक शब्द अर्थात अनेकार्थी शब्द। द्विअर्थक शब्द एक ऐसा शब्द दिया जाएगा आपको जिसके 2 अलग अलग अर्थ लिखने, 2 अलग अलग अर्थ लिखने। जैसे कल शब्द दिया गया, कल, कल के 2 अर्थ होता है। कल माने होता है आवाज, कहते नहीं नदियां कल कल करती, नाद करती हुई चली जा रही, चिल्लाती हुई चली जा रही। और कल एक होता है बीता हुआ, एक होता है आने वाला। ठीक इस प्रकार से द्विअर्थक शब्द भी पढ़ना है। उसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर करना है। शब्द युग्मज, शब्द युग्मज अर्थात 2 शब्द रहेंगे एकदम एक जैसे रहेंगे, उसमें एकाध चाहे अक्षर परिवर्तन हो या एकाध बिंदी का परिवर्तन हो, बस इतना ही अंतर रहेगा। और उसके 4 ऑप्शन आपकी कॉपी में, आपके पेपर में दिए जाएंगे और उन्हीं 4 ऑप्शन में आपको छांट करके उसी को लिखना है। जैसे आपको दे दिया गया अम्बुद, अम्बुज,
अब हम ऐसे बता दे रहे हैं आपको, समझिए। अम्बुद अम्बुज, इसका अर्थ लिखिएगा। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, अभी हम आपको विस्तृत नहीं पढ़ा रहे इसलिए इसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा बताएंगे इसे। अम्बुद अम्बुज, अब इसमें देखिए एकदम सेम है शब्द। यहाँ पर दा है लास्ट में, यहाँ पर जा है लास्ट। दा माने होता है धारण करने वाला, और जा माने होता है उत्पन्न हुआ। दा माने धारण करने वाला और जा माने उत्पन्न हुआ होता है। अम्बु माने पानी होता है, अम्बु माने पानी होता है। तो पानी या जल, जल को जो धारण करता है वो बादल कहलाता है। अम्बुद का मतलब हो गया है बादल, और अम्बुज, अम्बु माने पानी या जल, जा माने उत्पन्न हुआ। जल में जो उत्पन्न हुआ है ऐसा वह क्या कहलाएगा? कमल। अब देखिए यहाँ पर ये बादल हो गया, यहाँ पर ये कमल हो गया। शब्द युग्मज में सूक्ष्म अंतर, थोड़ा सा अंतर है, एकदम बहुत नाम मात्र का। यहाँ देखिए दा है, यहाँ जा है, और यहाँ का जो अर्थ है उसका पूरा का पूरा एकदम चेंज हो जाता है। ये हो गया। और इसके बाद अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो शब्द रूप पढ़ना है। शब्द रूप की बात आती है कि शब्द रूप कैसे तैयार करें। तो शब्द रूप के लिए सबसे पहले जो संस्कृत पढ़े होंगे बच्चे, 10 तक जो भी बच्चे संस्कृत पढ़े होंगे थोड़ा भी हो, उनको शब्द रूप कुछ याद होगा। अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में शब्द रूप चलते हैं। इस प्रकार से शब्द रूप में 2 नंबर का शब्द रूप आता है, और उसमें ऐसे पूछा जाता है जैसे आत्मन शब्द है, या आत्मा, जिसको आत्मा कहते हो, उसका हिंदी शब्द होता है आत्मा। आत्मा शब्द का या आत्मन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बताइए, तो आत्मा, आत्मा ही बनता है आत्मा, क्योंकि इसका जो रूप होता है वो आत्मन, आत्मन शब्द होता है, और इसका रूप शुरू होता है आत्मा, आत्मानव, आत्मानव, यहां से। इस प्रकार से नामन, आत्मन, गो, करें के रूप आपको पढ़ेंगे। इसके बाद धातु रूप आता है। धातु रूप में जो धातु रूप होती है वो 2 प्रकार की धातुएं होती हैं। एक सकर्मक होती है, दूसरा अकर्मक होती है। तो सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है? जहां पर कार्य का होना पाया जाए वो सकर्मक है, जहां जिससे कार्य का होना ना पाया जाए वो अकर्मक है। तो इसमें लकार 5 होते हैं, तो इसे लकार होते तो 10 हैं, लकार होते तो 10 प्रकार के हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 5 प्रकार के ही लकार बताए गए। ठीक, तो अब जो 5 प्रकार के आपको लकार बताए गए हैं वो 5 हैं। लट, लोट, लट, लृट, विभिलिंग। 1 2 3 4 5। लट लकार जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। लोट लकार आज्ञार्थक के लिए है, आज्ञा लेना, आज्ञा देना। लंग लकार भूतकाल के लिए है। लृट लकार भविष्यकाल के लिए है, और विभिन्न लकार जो है वो चाहिए के लिए है। जिस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आ जाए, जिस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आ जाए उसमें आप तत्काल विभिन्न लकार का प्रयोग करेंगे। तो धातु रूप में ऐसे परीक्षा में पूछ जाता है, 2 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन आता है। उसमें जैसे पूछ लेता है कि पठति, पठति का धातु बताइए कौन सी धातु है। तो पठति में पठ धातु है। पठ धातु अर्थात आप समझिए लट लकार है। लट लकार है क्योंकि ती, का, अंति, अस, अस्था, अस्थ, अस्मि, स्व, अस्मा, ये प्रत्यय जो हैं इसमें जोड़ दिए जाते हैं। जब जोड़ दिए जाते हैं तो ये लट लकार का रूप अपने आप बन जाता है। अब इसी प्रकार से लोट लकार, लंग लकार, लट लकार, विभिन्न लकार, इसकी विस्तृत चर्चा हम जब इसको पढ़ाएंगे। अगला जो चैप्टर है वो सीधे चलते हैं पत्र लेखन पर।
पत्र लेखन जो है, पत्र को लिखना, पत्र लिखना वर्तमान जो युग चल रहा है, इस युग में पत्रों का आवागमन तो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी कई करोड़ चिट्ठियां हमारे भारत में, कई करोड़ चिट्ठियां हमारे भारत में वर्तमान समय में भी डाली जाती है पर डे डाकघर में, एक मोटे तौर से हिसाब के अनुसार, आकलन के अनुसार। तो लेकिन जो आपके सिलेबस के पत्र लेखन है वो किस प्रकार का पत्र लिखना है? पहला पत्र जो है आपको लिखना है प्रार्थना पत्र। 4 प्रकार के पत्र आपको लिखने हैं, प्रार्थना पत्र, दूसरा नियुक्ति पत्र, तीसरा शिकायती पत्र, चौथा ऋणी पत्र। आप प्रार्थना पत्र जो है ये अक्सर कक्षा 3 के बच्चों से लेकर के ही पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है। प्रार्थना पत्र सब बच्चे प्रार्थना पत्र एक तरफ शुरू से लेकर के अंत तक समझ रहे, जान रहे। प्रार्थना जहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है, छुट्टी लेना हुआ या बीमार हो गया या कुछ हो गया, कहीं जाना है कहीं आना है, तो उसके लिए जो भी लेटर लिखेंगे वो हम प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद नियुक्ति पत्र को ही आवेदन पत्र के नाम से जानते हैं। जहां पर हमको नौकरी लेना है, ज्वाइन करना है, वहां पर जो हम लेटर लिख करके देंगे, आवेदन पत्र करेंगे, आवेदन प्रेषित करेंगे, वो नियुक्ति पत्र कहलाता है। और शिकायती पत्र जैसे कोई हमारे ग्राम सभा में प्रधान गड़बड़ी कर रहा है या सेक्रेटरी गड़बड़ी कर रहा है, तो उसकी शिकायत उससे बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी के पास हम कर सकते हैं। ऐसे जो पत्र होते हैं उनको हम शिकायती पत्र के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो चौथा पत्र है वो ऋणी पत्र है। ऋणी पत्र का मतलब होता है जैसे आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी, आपको पैसा कहीं नहीं मिल रहा है, आप सीधे बैंक जाइए और उस बैंक में आप अपना एक लेटर लिखिए, उस ऋणी पत्र लिखिए, उसमें कि आपको किस लिए आवश्यकता है और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उस बैंक से संपर्क करके आप उसको लगा करके पत्र लिख करके देंगे, तब आपको वहां से उस धन की प्राप्ति हो जाएगी और अपना कार्य आप निकाल करके और उसके बाद धीरे धीरे उसको ऋण रूप में आप बैंक को अदा कर दीजिए। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के पत्र। इसके बाद सिलेबस का जो अंतिम टॉपिक है कक्षा 12 वो निबंध आता है। सबसे अंतिम निबंध ही आता है और निबंध कम से कम 500 शब्द में लिखे जाने चाहिए। कम से कम 500 शब्द में कक्षा 12 के बच्चों को निबंध लिखना। इस प्रकार से जो निबंध है बेटा लोग समझिए, निबंध अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, क्योंकि नी धन बंध, नी माने अच्छी प्रकार से, बंध माने बंधा हुआ जो होता है वो निबंध होता है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी चीज को भी बांध दो निबंध हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपका जो शब्द है, आपकी जो भाषा है, सरल सरस अभिव्यक्ति जो आपकी हो, एकदम कुशल परिमार्जित परिष्कृत हो, ऐसी जो वाणी होती है अच्छी तरह से बंधी हुई गुथी हुई, उसे हम निबंध के नाम से जानते हैं। तो बेटा लोग अब समझिए, ये कहानी खंड काव्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, इतना टॉपिक आज आपको हम बताए। इसके पहले गद्य और काव्य बताए थे। सिलेबस आपका ये इतना पूर्ण होता है। इसके बाद आप एक एक चैप्टर का जो है रिवीजन करेंगे, प्रारंभ शुरुआत करेंगे। उसमें से जो पहला गद्य का पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, गद्य का जो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो लिखा है, इसको अब आप लोग किताब जिनके पास ना हो, किताब भैया हो ले लीजिएगा। अगर किताब आप नहीं लोगे बेटा लोग, तो हम कितना पढ़ाएंगे आपको एक भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पढ़ता चलूंगा, बताता चलूंगा, किताब आपके सामने रखी रहेगी, तभी आपके समझ में आएगा। अब अगर किताब नहीं लिए रहोगे तो ऐसे प्रवचन सुनते रहो, कान में को प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं किताब जरूर ले लें और लेकर के अध्ययन करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उस चैप्टर को
वासुदेव शरण अग्रवाल जी के चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप की विस्तृत चर्चा करेंगे।